अच्छा जी, हमने कुछ सवाल दिए थे, मैंने वो हो गए थे। असाइनमेंट की बढ़ा देंगे, एक दिन बढ़ा दूँ? अच्छा जी, थ्योरी तो हमारी हो गई थी पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस की। कुछ सवाल और कर लें, फिर हम रॉड स्टार्ट करते हैं। 5 कैटेगरी के सवाल हैं इसके अंदर। रॉड, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि हम कर रहे हैं, रॉड, इंक्लाइंड प्लेन, पुलिस और स्ट्रिंग्स। सही, एक एक करके सारी एक्सरसाइज आएंगी। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 4.5 kg इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, हाँ वो ये रहे ना, वो जो आप बात कर रहे हो यामीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, ये सारी थ्योरी है। अच्छा जी, सवाल स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 4.5 kg इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आज से बहुत सारे सवाल करने हैं आज। बॉक्स ऑफ मास 4.5 kg इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ गया? वेट आ गया। वेट कितना होगा? वेट होगा 45 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15। इसका मतलब यहाँ पे जो पुलिंग फोर्स लग रही है किसी एक डायरेक्शन में लगा दो, वो आपकी मर्जी है। राइट, पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। इसका मतलब कि फ्रिक्शन है जब भी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। यहां पर आ गई फ्रिक्शन। सही, ऊपर कौन है? ऊपर आपके पास है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये आपके पास आ गई आर। सही, फिर क्या चीज जीरो है? एक्सेलरेशन। ए आपके पास क्या है? ए इज इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट स्पीड है पहले पार्ट में। तो अब हम सवाल की डायग्राम बन गई। अब देखते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। आर कितना है? आर आपके पास बराबर है 45। इस केस में आर और 45 बराबर होंगे क्योंकि कोई और फोर्स ही नहीं है। इसी तरह से 15 माइनस एफ इज इक्वल, याद है नेट फोर्स एफ इक्वल टू एम ए, तो हम एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं तो 15 माइनस एफ इज इक्वल टू ए, तो 0 है। तो फ्रिक्शन भी कितनी आई? फ्रिक्शन आई 15। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन की जगह आ गया 15 इज इक्वल टू म्यू, आर की जगह आ गया 45। म्यू आपके पास आ गया 1/3। कुछ पूछना है? ये पहला पार्ट हो गया और ये है सर, ये तो नहीं आ रहा ना सर, नहीं ये नहीं आ रहा। अब कह रहे थे हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नाउ रिमूव्ड। अब कोई चीज मूव कर रही है और वो वाली फोर्स आपने हटा ली। क्या मतलब? ये हट गया तो अब कोई सामने कोई चीज उसको रोक थोड़ी रही, तो एकदम से तो नहीं रुकेगी ना वो। एकदम से तो वो एक चीज मूव हो रही है और आपने वो पुलिंग फोर्स हटा ली, तो एकदम से तो वो चीज रुक नहीं जाएगी। वो क्या करेगी? वो आहिस्ता 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 करके जाके रुकेगी। एकदम से कब रुकती? जब एकदम से दीवार आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जो उसको स्टॉप कर ले। तो अगर एक पार्टिकल मूवमेंट में है और वो पुलिंग फोर्स हटा ली जाए, तो ऐसा थोड़ी कि जैसी हटाएगी वैसे रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो चीज चलती रहेगी और कहीं ना कहीं आके रुक जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपने पुलिंग फोर्स हटा ली, अब लाजमी है कि अब पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। अब क्या कर रहा होगा? अब वो डिसेलरेट कर रहा होगा। और यही उससे मांगा है, फाइंड द डिसेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द सब्सिक्वेंट मोशन। इसका मतलब हमारा एफ
इज इक्वल टू एम ए वापस इन प्लेस आ जाएगा, लेकिन अब की दफ़ा कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 4.5 टाइम्स ए। अब क्या फ्रिक्शन चेंज होगी? नहीं, फ्रिक्शन चेंज तब होती है जब या तो ब्लॉक चेंज हो जाए, जो केस केस में चेंज नहीं हुआ, या आपका सरफेस चेंज हो जाए। इन दो सिचुएशन में चेंज होती फ्रिक्शन, क्योंकि ना आर चेंज हो रहा है ना म्यू चेंज हो रहा है। आर क्यों नहीं चेंज हो रहा? वो चीज़ अगर हम फुल फॉरवर्ड फोर्स हटा भी लें तो भी आर और 45 तो बराबर ही रहेंगे ना, तो आर आपका चेंज नहीं हो रहा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तब चेंज होता जब आपका ब्लॉक चेंज हो जाता, या आपका क्या चेंज हो जाता, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है आपने उस सरफेस ही बदल दिया, तो आपका म्यू चेंज होता। जब आपका म्यू चेंज नहीं हो रहा, आपका आर चेंज नहीं हो रहा, तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा? नहीं चेंज होगा, यानी कि -15 ही रहेगा। 4.5 ए, और यहाँ से ए आपका आ गया डिसेलरेशन, और लाजमी डिसेलरेशन आएगी। जीरो का मतलब इस साइड पे कोई फोर्स नहीं है, अब ये वाली फोर्स हटा ली गई है, तो ये क्या हो गई? 0 न्यूटन माइनस। तो अब सवाल है सर पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है? ये सब जहन में आ रहा होगा, उसका मैंने पहले जवाब दे दिया आपको कि पार्टिकल एकदम से तो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा आगे और किसी न किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। एम है, मास है 4.5, ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, the distance traveled by the box from the instant that the horizontal force is removed until the box from सेकेंड पार्ट में हमने ये बोला कि फर्स्ट पार्ट से ही कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट में पुलिंग फोर्स थी 15 न्यूटन, तब पार्टिकल कांस्टेंट ट्रेवल कर रहा था, एकदम से आपने 15 न्यूटन की फोर्स हटा ली, मतलब वो जीरो हो गई। जैसी वो जीरो हुई तो हमारा जो ब्लॉक है वो एकदम से नहीं रुकेगा, वो आहिस्ता 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 अपनी स्पीड तोड़ता रहेगा और आके फिर वो रुक जाएगा। जी पहला सवाल है। तो फ्रिक्शन क्यों नहीं चेंज हुई? फ्रिक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन डिपेंड करती है म्यू पे और आर पे। तो क्या मेरा आर चेंज हुआ? ना, आर मेरा 45 है। म्यू चेंज हुआ? सर म्यू हमें क्या पता चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? म्यू का पता चलता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज कर देता, या मैं डिफरेंट ब्लॉक ले आता, या मेरा सरफेस यानी कि हॉरिजॉन्टल जिस पे प्लेस है वो चेंज हो जाता। तो वो चेंज नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन भी चेंज नहीं हो। क्या स्क्रीन आ गई? क्या नेट डीसी हुआ था? सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आवाज क्लियर है अरमान? Distance traveled by the box from the instant the horizontal force is removed until the block comes to rest. Rest का मतलब क्या है? Rest का मतलब है कि फाइनल स्पीड जीरो हो गई। अब जब आपने वो हटा लिया है और पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा है -10/3, तो वो स्क्रीन तो शेड है यार। अब आई? आवाज क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, हम्म, एक मिनट। अच्छा ठीक है। अब इनिशियल स्पीड क्या थी जब आपने हटाया? तो आपके पास इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है कि एस, तो एफ इक्वल्स टू एम ए से जो एक्सेलरेशन आती है वो कांस्टेंट होती है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करते हैं, तो कौन सी वाली हम यूज करेंगे? सिनान, हुजैफा? लैग हो रहा है। एक मिनट रुको।
स्क्रीन आ रही है? अब बताओ हुजैफा, शमामा, स्क्रीन शो हो रही है? आवाज क्लियर है? अच्छा, हाँ हाँ मैं आगे कर देता हूँ, एक दिन आगे कर दूं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कौन सी वाली यूज करें? एक भी आगे नहीं हो सकता। अब आपके पास आ जाएगा VAUS, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जी फर्स्ट पेज है। ओके ओके, मैं संडे तक कर देता हूँ, ठीक है। U स्क्वायर प्लस 2AS, यहाँ से S कितना आया? 4 स्क्वायर। अरमान तुम्हारे लिए वही है जो है, बाकियों का चेंज होगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, कितना आया? पॉइंट 6 आ रहा है, 0.6 मीटर। ये पहला सवाल ही हुआ अभी। हाँ जी, कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ, नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करें। मंडे करते, अच्छा अभी अभी क्या डेडलाइन दी है मैंने असाइनमेंट की? नहीं नहीं, वही कर रहे हैं जो उस दिन कर रहे थे, फ्राइडे। ठीक है, आगे कर देते हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे कर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहला केस ही हमारा चल रहा है। द फर्स्ट केस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के सवाल कर रहे हैं। A particle of mass 2 kg is initially at rest on a rough horizontal plane। सवाल समझना, डायग्राम बनाना, डायग्राम से। A force of magnitude applied to the particle at 15 degrees above the horizontal. It is given that 10 seconds after the force applied, the particle has speed of 3 meter per second. Show the magnitude of the friction। पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद सारी फोर्सेस अप्लाई करो, उसके बाद सॉल्व करना। सही है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ब्लॉक है अगेन, उसका मास कितना है 2 kg। तो फौरन से आप क्या करोगे, सबसे पहले वेट बनाओगे। वेट आपके पास आ गया, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, तो आपके पास 2 kg है, तो वेट कितना आ गया 20। रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, सारी फोर्सेस बैलेंस आउट है। अब यहाँ जो फोर्स लगाई गई है उसके बारे में उसने लिखा है कि इज अप्लाइड टू पार्टिकल एट 15 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन्टल। ये मैंने आपको बताया था, अबव बिलो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, याद है ना? तो हमारा जो भी डायग्राम बनेगी वो बनेगी ऐसे, ये वाली फोर्स ऐसे जाएगी 10 न्यूटन, और इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 15 डिग्रीज, और ये भी आपके पास आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आ गए 10 cos 15, और ये भी आ गया 10 sin 15।
सही। और क्या चीज हमें पता है जो कि हर सवाल में होती है, वो है ये आर अबव बिलो। रिवाइज करवा दे सर। अच्छा देखो यहाँ लिखा है अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है। अबव का मतलब ऊपर की तरफ, सही है ना। अबव द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से होता तो यहां पर आता 15। ठीक है तला भाई। अच्छा और क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट 10 सेकंड्स आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड द पार्टिकल हैज अ स्पीड ऑफ 3। इक्वेशन ऑफ मोशन को अक्सर इसके अंदर वो कंबाइन कर देता है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 8.96, यानी कि फ्रिक्शन के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें को ये पता है कि फ्रिक्शन किधर होगी, जाहिर है फ्रिक्शन इस साइड पे होगी। और क्या क्या चीज है हमारे पास है इनिशियल स्पीड u0, 10 सेकेंड्स के बाद 10 सेकेंड, ये हम डेटा बना रहे हैं, 10 सेकेंड के बाद स्पीड जो है यानी v कितना है 3.5। सेट है। तो हम क्या a निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी, जो पिछले सवाल में आ गया था, ये बार बार आएगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है F इक्वल्स टू ma लगता है, तो वहां से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आती है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी वो जिंदा हो जाती हैं। तो यहाँ से हम लगा देते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस a टाइम्स t। एक्सटेंशन मेरे पास आ रही है 0.35 मीटर पर सेकेंड। या तो कोई मसला। अब हम जाएंगे किसके पास, F is equals to ma, using F equals to ma, show the magnitude of the frictional force, correct, ठीक है। 10 cos 15 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m कितना है 2, a कितना है हमने निकाल लिया, ये पहला पार्ट हो गया। जैसे आपने इक्वेशन बनाई, आपने कहा यार इसमें तो सिर्फ एक ही अननोन है, वो कौन है, F इज इक्वल्स टू 10 cos 15 minus 2 into 3.5, 10 cos 15 minus 2 into, सर 20 क्यों नहीं लिया, 20 क्या चीज लूं पहले ये तो बताओ। ओए 3.5 नहीं है, 0.35 है। मास 20 कब है, पहले तो मुझे ये बताओ, मास 20 कब है, वेट 20 है। एफ आपके पास आ गया है ना, जैसे भाई 8.959 यानी कि 8.96, ये हमने वर्किंग कर ली थी साइड में। फिर कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, तो आर आपके पास आ जाएगा आर प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रिजॉल्विंग वर्टिकली कर रहा हूं, आर प्लस 10 साइन 15, ये ऊपर वाली फोर्सेज है, इज इक्वल्स टू 20 या माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। आर मेरे पास आ गया 20 माइनस 10 साइन 15। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर, फ्रिक्शन की जगह आ जाएगा 8.959 इज इक्वल्स टू म्यू, आर की जगह आ जाएगा 20 माइनस 10 साइन 15, और म्यू आपके पास आ गया 8.959 डिवाइडेड बाय, सेट है, आसान सवाल है यार, 8 आंसर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 साइन, अब ये हॉरिजॉन्टल का केस खत्म, म्यू इज इक्वल्स टू 0.514।
अब आप आराम से कॉपी करो, 2 मिनट लो। और कुछ पूछना है तो पूछो भाई। अगला सवाल, इब्राहिम समझ में आया? हुजैफा, हसनैन? सर लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये वाला, ये केस अभी काफी आएगा। एकदम से इसने ये वाली फोर्स हटा ली तो ऑब्जेक्ट ब्लॉक आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है, सही, ये आपका ब्लॉक मूव कर रहा है राइट साइड के ऊपर, तो ये जैसी फोर्स हटाएंगे तो वो एकदम से थोड़ी रुक जाएगा। क्या होगा, वो आहिस्ते 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 करके अपनी स्पीड कम करता रहेगा और फिर कहीं ना कहीं आके जाके रुक जाएगा। लेकिन जैसी हम पुलिंग फोर्स हटाते हैं, जो कि ये थी, एक बात तो तय है, जैसी पुलिंग फोर्स हटेगी ऑब्जेक्ट के अंदर डिसेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज उसको खींच ही नहीं रही तो वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो आहिस्ते 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 करके कहीं ना कहीं वो आके स्टॉप होगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, एफ इक्वल्स टू एम है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि अब एफ नेट फोर्स के अंदर से फ्रिक्शन आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स तो हटा ली गई। 0 माइनस एफ इज इक्वल टू एम है। अब बात यहाँ आती है कि सर फ्रिक्शन जो पहले पार्ट में थी वही क्यों आपने यूज करी? उसका रीजन ये है कि क्या हमारा आर चेंज, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे कर रही है? फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है म्यू और आर पे। तो क्या हमारा आर चेंज हुआ था ना? इस डायग्राम में भी आर 45 बराबर है। तो क्या मेरा म्यू चेंज हुआ था? इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होती तो मेरा फ्रिक्शन चेंज हो जाती। म्यू कम चेंज होता है, म्यू वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता कि क्वेश्चन में वैल्यूज क्या है। म्यू डिपेंड करता है कि क्या ब्लॉक चेंज हुआ ना, क्या ब्लॉक जिस सरफेस पे प्लेस था वो चेंज हुआ ना, तो म्यू भी चेंज नहीं होगा। बस आगे बढ़ रहा हूं मैं। रॉड, अब आएगा हॉरिजॉन्टल रॉड। अभी मैं हॉरिजॉन्टल रॉड कराऊंगा, फिर यही रॉड केस कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिकल रॉड में। हॉरिजॉन्टल रॉड एंड वर्टिकल रॉड। हॉरिजॉन्टल रॉड बिल्कुल वैसी है जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल। एक रॉड के ऊपर एक रिंग अटैच्ड है। अब रिंग जो है वो रॉड के ऊपर मूव जो कर रही होगी तो वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगी, वो रॉड को तोड़ के ऊपर नहीं चली जाएगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल रॉड है तो इसमें भी एक बात तो तय है जो हॉरिजॉन्टल टेबल में था, कि अगर ब्लॉक टेबल पे मूव कर रहा है तो वो एकदम से ऊपर नहीं चला जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल ही मूव करेगा। तो रॉड के केस में, हॉरिजॉन्टल रॉड के केस में, समेशन एफ वाई विल ऑलवेज बी 0। पहली बात तो ये समझने वाली है, टेबल में भी तो ये था। तो हॉरिजॉन्टल रॉड एंड हॉरिजॉन्टल टेबल इज द सेम कैटेगरी। वर्टिकल रॉड फर्क है। समेशन एफ वाई हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा ऑलवेज 0 फॉर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रॉड। अब हम नॉर्मल फोर्सेस बनाते हैं सारी जो हमें पता है। एक तो इस रिंग का अपना वेट होगा, वो वेट कितना है? वो वेट है 11 न्यूटन। और हम बनाते हैं आर, जैसे कि जो चीजें चलती हैं, ये आ गया आर। अब पुलिंग फोर्स रिंग को इधर खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे आ गया ये आपके पास आ गया 15, एक मिनट में, ठीक है, 15 कॉस अल्फा, और ये आ गया 15 साइन अल्फा। अब सवाल है ये कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, और पार्टिकल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। दो बातें तो लिखा हुआ है, रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब
हॉरिजॉन्टल 0 है, वर्टिकल तो होती ही 0 है इस केस में। 13 नहीं होगा, हाँ हाँ 13, वर्टिकल तो होती ही 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी 0 हो गई। फिर फाइंड द फ्रिक्शनल कंपोनेंट, फ्रिक्शन की बात कर रहा है, रफ का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किधर है? आप रिंग को राइट लेफ्ट साइड पे खींच रहे हो लेकिन रिंग मूव नहीं हो रही, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इधर फ्रिक्शन है। किस साइड पे? राइट साइड पे। यहां पर आपकी आ गई फ्रिक्शन। सही। अब पहला पार्ट, फाइंड द फ्रिक्शनल कंपोनेंट, सब कुछ 0 है, समेशन एफ एक्स भी 0 है, समेशन एफ वाई भी 0। इक्विलिब्रियम का सवाल है ना, जैसे पहले टॉपिक में था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 13 cos अल्फा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो F इज इक्वल टू 13 cos अल्फा। अब याद है ये वाली कैटेगरी पहले टॉपिक में भी आई थी, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यार अगर इस तरह से सवाल गिवन हो, अल्फा 5 12 13, साइन अल्फा आ जाएगा 5/13। डोंट गो फॉर एंगल, एंगल निकालने के चक्कर में नहीं पड़ो। साइन अल्फा आ गया 5/13, कॉस अल्फा आ गया 12/13। ये तरीका आपको याद होगा, हमने पहले भी किया था। तो यहां से एफ आपके पास आ गया, यासिर भाई याद है? 13 कॉस अल्फा, एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन, नहीं 12 न्यूटन। ट्रिग में हुआ था, पहले टॉपिक में भी हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री में तो था ही था। सेकंड पार्ट, फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स ऑन द रिंग। कांटेक्ट फोर्स का मतलब आर समेशन एफ वाई तो होता ही 0 है। तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड और हॉरिजॉन्टल टेबल एक ही कैटेगरी है, जब इसका एक ही सवाल कराएंगे फिर वर्टिकल पे चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 13R प्लस, नहीं 13 साइन अल्फा प्लस 11, और साइन अल्फा कितना है? 5/13। तला है, तला भाई पढ़ रहे हो? प्लस 11 R इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ये फ्रिक्शन आ गई, ये आपका आर आ गया। अब क्या चाहिए? गिवन दैट द इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक ही बात है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द रॉड। F is equals to mu r, 12 is equals to mu times 16, mu is equals to 0.75। मसला एक और सवाल करते हैं इसका, एक सेकंड पीछे करें। सर ये तो सारे फिजिक्स है, इसके अलावा कुछ नया है चैप्टर ना? फिजिक्स में भी ऐसे सवाल होते हैं उस्मान भाई? ये रहा पिछला पेज जिससे कॉपी नहीं किया। फिजिक्स में भी ऐसे सवाल होते हैं, मैं भी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऐसी ही होती है। अच्छा, रॉड चला भाई यार,
तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपके कितने मजे होंगे, आपको कितनी छुट्टियां हुआ करेंगी महीने में। अच्छा अब वर्टिकल नोट करते हैं, पहले समझते हैं फिर इसका एक और सवाल करते हैं। 2 या पहले 2 कर ले। ये कॉपी कर लिया सर, एक मिनट, अभी तो मैंने दिखाया था लास्ट सवाल यार। हाँ जैफा बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं, ये कराऊं नहीं कराऊं, या खुद कर लोगे? अरमान भाई बताओ। करा दे, ओके जैसा आप बोलो। सबसे पहले डायग्राम पे खूबसूरती से फोर्सेस बनाते हैं, करा दे यार। ये हो गया आर, फ्रिक्शन किधर है? फ्रिक्शन इधर है, किधर सर? इधर नजर आई फ्रिक्शन। ये है 15 cos 30, ये है 15 sin 30। पहला पार्ट तो आसान है, but एंगल ऑफ 30 इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल नीचे वाले की बात कर रहा है। डायग्राम 1 भी, फिगर 1 भी लिखा है। द रिंग इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि सब कुछ जीरो है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब F किसके बराबर है? रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, F बराबर है 15 cos 30 के, और तो कुछ है नहीं। रिजॉल्विंग वर्टिकली, क्या यार बच्चों का सवाल है? 30 + 15 sin 30 हो गया। F इज इक्वल टू म्यू आर, F की जगह आ गया 15 cos 30 इज इक्वल टू म्यू 12 + 15 sin 30। म्यू आपके पास आ गया 15 cos 30 अपॉन 12 + 15 sin 30। 15 cos 30, 12 + 15 sin 30। नेक्स्ट वीक फिजिकल क्लासेस है, म्यू इज इक्वल टू 0.666। कोई मैसेज आया आप लोगों को? 0.666 666 17। क्यों जैफा? जी जी हसनैन इंशाल्लाह। cos 30, पहला पार्ट तो आसान था, सेकंड पार्ट में क्या है? क्या सेकंड पार्ट में आर चेंज होगा? क्या आर चेंज होगा? क्या आर चेंज होगा? होगा, होगा। अगर आर चेंज होगा तो फ्रिक्शन चेंज होगी। टिक टॉक टिक टॉक टिक 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 टॉक, टिक टॉक टिक टॉक टिक। आर चेंज होगा, बताओ भाई। जवाद भाई, इब्राहिम। जाहिर है होगा आर चेंज। पहले आर कैसे बना था? पहले आर बना था 15 sin थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा था आर पे, अब आर में ऐड हो रहा है 15 sin 30, ये आ जाएगा 15 cos 30। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इधर ही होगी, बस अब फर्क क्या है? क्यों चेंज होगा आप बताओ, क्यों चेंज होगा? साफ साफ नजर आ रहा है।
आर की इक्वेशन पहले कैसे बनी थी और अब कैसे बन रही है, लेकिन अब फर्क है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अब आप खुद देखो, अब आप आर की इक्वेशन देखो, आर प्लस 15 sin 30 इज इक्वल टू 12। आर आ गया। अब आर कैसे आ रहा है? 12 माइनस 15 sin 30। पहले क्या था? प्लस था। जाहिर है फर्क हो गया ना। लेकिन क्या म्यू चेंज होगा? ये सवाल होना चाहिए था असल में। इसका जवाब मैंने आज ही दिया आपको। नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा उमर भाई। 0.666। म्यू तब चेंज होता है जब ये जो रिंग है ये चेंज हो जाती है हमारी, या जो रॉड है वो चेंज हो जाता है। इन दो सिचुएशन में हमारा म्यू चेंज हो जाता। म्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, तो वो क्यों चेंज होगा जब वो दोनों ही चेंज नहीं हो रहे? तो फ्रिक्शन आपकी बदल गई। म्यू आर 0.666 into 12 minus 15 sin 30, 0.666 into 12 minus 15 sin 30, 2.997 अप्रोक्सीमेटली 3। अभी 3 नहीं लिख रहे क्योंकि हमें यूज करना है। फिर यूजिंग F इज इक्वल टू ma, मूव कर रहा है फिगर 2 में लिखा हुआ है एक्सेलरेट, राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो 15 cos 30 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास। कितना है मास? यासिर भाई बताएंगे। यासिर भाई मास कितना है? उस्मान। थैंक यू उमर भाई। 1.2 ए, और यहां से ए आ जाएगा। टिक टॉक टिक टॉक। 15 cos 30, 2.9, 2.917 डिवाइड बाय 1.2, इतनी बड़ी 8.327। 1.2 तला भाई। यस तला भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हो पीएसएल में? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों चेंज नहीं हुआ? क्यों चेंज होगा? पहले बताओ क्यों चेंज होगा। फर्स्ट टेल मी दिस। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन चेंज होता है जब आपका सरफेस चेंज हो जाए, या सरफेस, या जो ब्लॉक है वो चेंज हो जाए, या जो पार्टिकल है वो चेंज हो जाए। जिसकी एम्बेसडर अच्छी हो। वाह तला भाई, फुल। किसकी अच्छी एम्बेसडर? सर पीएसएल छोड़े, चैंपियंस लीग देखे। अरे बारसा का कोई फैन बैठा हुआ है इधर? मेरे को बहुत हंसी आ रही है। छाप लो तो बताना। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बेकार है यार, बेकार हो गई अब।
कॉपी हो गया उजैर भाई? यामीन? सही। नेक्स्ट, अब ये फर्क है, ये क्या है? वर्टिकल रॉड। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहानी है? इसमें ये है कि इस केस के अंदर रिंग जो बेचारी है वो या तो ऊपर जाएगी, अगर मूव करिए तो, या तो नीचे आएगी। राइट लेफ्ट नहीं हो सकती, तोड़ के थोड़ी निकल जाएगी। तो इस केस के अंदर, जैसे हमने वहां लिखा था, इस केस के अंदर वर्टिकल रॉड में समेशन एफ एक्स विल ऑलवेज बी 0 whether anything is stated in the question or not for vertical rod। सही। जो चीज हमें पता है पहले तो हम वो बना लें। वो क्या है? एक तो ये आ गया हमारा 5 cos नहीं sin 5 sin 30, ये बढ़ नहीं मारना। ये हमारे पास आ गया 5 cos 30। सेट है। फिर वेट किधर है? वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, टक 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 टक। यहाँ वेट आ गया 6 न्यूटन। बचा कौन? आर। आर क्या होता है? आर होता है, क्या होता है आर? आर होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में कोई बात बताई थी हमने? ये किधर बनेगी तला भाई, आप बताओ। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ बनेगी? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन? ईशान? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इब्राहिम भाई ने बिल्कुल सही बताया, ये बनेगी ऑन द लेफ्ट साइड। पूछो क्यों? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यानी कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल हुआ, सरफेस वर्टिकल है तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हुआ। कुछ हजम हुआ? अब सवाल क्या है? शो दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग हैज अ मैग्नीट्यूड 1.67। और अच्छा भाई, यहाँ लिखा था रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। अब सवाल मेरा आपसे ये, फ्रिक्शन किधर है? राइट क्यों नहीं? राइट अगर होगा इसका मतलब सारी फोर्सेस राइट लग रही हैं, फिर तो रिंग राइट पे भाग जाएगी। ये और ये बैलेंस हो रही होंगी तभी तो रिंग मूव नहीं करेगी, है ना? ये 5 वाली इधर होती, 5 वाली फोर्स इधर होती तो आर इधर होता। कैसा जवाब दिया उमर भाई, समझ में आया? अच्छा फ्रिक्शन किधर है? सर हमें क्या पता, बताओ।
ऊपर है कि नीचे है? राइट और लेफ्ट तो फ्रिक्शन नहीं हो सकती, डाउन है। कैसे पता चला आपको अकलमंद मोहसिन भाई? वाई डाउन? फ्रिक्शन ऐसे होगी। अब देखो यार, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू देखो, नजर आ रहा है कि 5 cos 30 लिखा है मैंने? क्या आपको ये नजर आ रहा है 5 cos 30? लो जी, भाग ही गया। 5 cos 30 जो है, यहां लिख देते हैं 5 cos 30। ऑब्जेक्ट मूविंग अप कहां लिखा है? 5 cos 30 की वैल्यू देखो कितनी है। इसकी वैल्यू है 4.33। अब मैंने आपका सवाल है, एक फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ऐसे प्लेस है, यहाँ नीचे 6 न्यूटन की फोर्स है, ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स है, और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है बेचारा। तो फ्रिक्शन कहां पर होगी? जो इसको रोके हुए है। अब नीचे तो फ्रिक्शन नहीं हो सकती ना। अगर नीचे होगी ये तो जीत गया, ये तो पहले ही जीत रहा है, ये तो पहले ही नीचे खींच रहा होगा इसको। तो फ्रिक्शन ऊपर होगी तभी तो। और कितनी होगी आपको पता है? 2 न्यूटन होगी, तभी तो वो उसको स्टॉप करेगी। तो अभी आपको देखना होगा कि वेदर 5 cos 30 इज ग्रेटर देन 6 और वेदर 6 इज ग्रेटर देन 5 cos 30। जो साइड छोटी होगी वहां पर फ्रिक्शन आ जाएगी बैलेंस करने के लिए, कॉमन सेंस। तो अभी कौन सी साइड छोटी है? ये वाली। हाँ, फ्रिक्शन बैलेंस बिल्कुल सीखा इसकी इस केस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हमारी छोटी सी फ्रिक्शन आ गई। तो पहला पार्ट, फ्रिक्शन 6 तो वैसे ही बड़ा है ना, वहां पर आप फ्रिक्शन लगा दोगे वो तो वैसे ही जीत रहा है। f plus 5 cos 30 is equals to 6। f is equals to 6 minus 5 cos 30। हजम हुआ? 6 minus 5 cos 30। 1.669। show the one which is 1.67 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में लिखा है द रिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द रॉड। अच्छा, अब इन वर्ड से पता चल जाता है स्लाइडिंग या स्लिपिंग, स्लाइडिंग डाउन द रॉड। इसका मतलब भी होता है इक्विलिब्रियम हो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो, स्लाइडिंग डाउन द रॉड हो, स्लाइडिंग अप द रॉड हो। इन सबका मतलब है कि अभी मूव नहीं किया, बस करने वाला है। एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, अभी मूव नहीं किया, बस करने वाला है। तो इसका मतलब होता है, इस जुमले से आपको पता चल जाएगा फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन डाउन द रॉड है तो फ्रिक्शन हो जाएगी अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। और स्लाइडिंग अप द रॉड है, मतलब इन वर्डिंग से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इक्विलिब्रियम हो या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो। यहां आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन किधर है इन सवालों में। ये वर्ड अगर मेंशन है तो अंडरस्टूड है कि यार अगर स्लाइडिंग डाउन द रॉड है तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स है, स्लाइडिंग अप द रॉड है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स है। तो अभी उसने बोला हुआ द रिंग इज इन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द रॉड, पहले ही हमें पता था, इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू भाई। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो r किसके बराबर होगा? r बराबर होगा 5 sin 30 के। फ्रिक्शन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 1.669। म्यू आ जाएगा F is equals to mu R 1.669 is equals to mu times 5 sin 30। म्यू आपके पास आ गया। मेहर पढ़ रहा है? 5 sin 30। आंसर गलत गिवन है, 0.6676 इन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया। 688 अब पूछो जिसको जो पूछना है। नोट कुछ नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया?
हलवा था ये तो, ओए होए 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 होए। हम्म। स्ट्रिंग्स पे पहुंच जाएंगे हम। सर ये आर समझा दें, पता कैसे लगा कि लेफ्ट पे होगा? आर परपेंडिकुलर होता है, या तो यूं होगा या यूं होगा इसके। अब भाई 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही, इधर लग रही, तो आर इधर ही होगा ना, बैलेंस करने के लिए। अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स इधर होती तो फिर आर इधर होता। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी कहाँ? ये नोट हर केस में अप्लाई होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये नोट हर केस में अप्लाई होगा। अभी इंक्लाइंड प्लेन पे आएंगे, वहां पर भी लगेगा, स्लाइडिंग डाउन द रोड। नेक्स्ट सवाल। अब इसका आर किधर होगा? अगेन वही कॉन्सेप्ट, आर इधर होगा। सही। अब आर किसके बराबर है? आर बराबर होगा, ये आर आ गया, तो आर हमारे पास बराबर है टी साइन 30 टी कॉस 30। तो आर हमारे पास बराबर है टी कॉस 30 के। म्यू हमारे पास गिवन है 0.24, सवाल में गिवन है, तो हमें फौरन से फ्रिक्शन मिल गई, म्यू आर टी कॉस 30। अब मेरा आपसे सवाल है, फ्रिक्शन किधर है? वेयर इज द फ्रिक्शन? यहाँ कौन है? यहाँ पर है आपके वेट भाई, ये रहा वेट। फ्रिक्शन किधर है? थैंक यू मोशन बताने के लिए, लेकिन ये कैसे पता चला आपको नीचे है? यहाँ तो आ गया वेट, तो हम इसको बनाते हैं समझाने के लिए डुप्लीकेट। लो जी, हमें नहीं पता भाई। इससे पहले सवाल में हमारे पास ये टी नहीं था, ये 5 था, तो हम इसकी वैल्यू निकाल के कंपेयर कर सकते थे। अभी हमें क्या पता कि टी की वैल्यू क्या है? कि टी साइन 30, टी की वैल्यू हो सकता है इतनी बड़ी हो कि वो 20 से जीत जाए। जब वो 20 से बड़ी होगी तो फ्रिक्शन नीचे आएगी। हो सकता है टी छोटा हो 20 से। बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल में सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, जब भी आप दो केसेस बनाओगे। एक बनाओगे पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन
इसमें फ्रिक्शन कहाँ होगी, अभी लिखवाया, इसमें फ्रिक्शन होगी पुल अपवर्ड्स। पुल अपवर्ड्स लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऊपर खींच लाएगा। पुल अपवर्ड का मतलब है कि वेट से जीतेगा तो ऊपर जाएगा ना। मेरा बात तो समझो। अब जैसे टी की वैल्यू 5 है, सुनो यार, तो ये हो जाएगा 5 sin 30, ये बेचारा 2.5 है। अब मैं ऊपर खींच रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ऊपर चला जाएगा, 20 से बड़ा होगा तभी तो जाएगा। अब ये बिलफर्ज 50 है, 50 sin 30, अब ये 25 आया, अब ये ऊपर जाएगा। समझ में आई बात। अब हमें क्या पता ठीक है, तो हमें दो पॉसिबिलिटीज रखना पड़ेंगी। पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन का मतलब है 20 भारी है तो फ्रिक्शन ऊपर है। देखो जब भी इन सवालों में लिखा हुआ भी होता है फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ टी, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। अब यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, एफ प्लस टी साइन 30 इज इक्वल टू 20, और एफ किसके बराबर है, 0.24 टी cos 30 प्लस टी साइन 30 इज इक्वल टू 20। टी कॉमन लिया, सही कर रहा हूं मैं, साइन 30, थला भाई सही कर रहा हूँ। टी आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय मेरा टी आ रहा है पहला, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। उस्मान भाई समझ में आया, 20 डिवाइड बाय 0.24 cos 30 प्लस साइन 30। पहला टी 28.25 यानी 28.3 न्यूटन। अब एक केस हो गया, दूसरा केस, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप। सब कुछ सेम रहेगा, बस अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी नीचे, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टी साइन थीटा जीत गया, टी साइन 30। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, टी साइन 30 is equals to f plus 20, t sin 30 is equals to 0.24 t cos 30 plus 20, t कॉमन लिया, sin 30 minus 0.24 cos 30। फ्रिक्शन नहीं चेंज हो रही, फ्रिक्शन यहां से आई है, is equals to 20 by sin 30 minus 0.24 cos 30, 68.4। अभी तो बताई थी, यहां पर तो बताई थी बात, वही चीज तो है। स्लाइडिंग अप है तो फ्रिक्शन डाउन है, स्लाइडिंग डाउन है तो फ्रिक्शन अप है। 68.5 न्यूटन। तो सर हमें पता क्या चला, किधर नहीं पता ना हमें, यही तो मसला है। इससे पहले सवाल में हमें पता था, क्योंकि वहां पर हमारे पास टी की जगह एक वैल्यू गिवन थी। जब टी की जगह वैल्यू गिवन होती, यानी कि उस फोर्स की वैल्यू गिवन होगी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि यार ये जैसे अगर टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास होती 15, तो फिर ये वाला कंपोनेंट क्या आता है, ये आता 15 साइन 30। अगर अब ये छोटा है 15 साइन 30, जो कि होता है 7.5, इसका ना अभी ये छोटा है और ये 20 है, और पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, वो आपको बोल देगा फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ टी, या जो भी अननोन है कहेगा फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज। आप छापो, मेरी पेंसिल चार्ज है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है स्ट्रिंग्स। इसके अंदर हमेशा दो बातें होंगी, एक हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि ये पहला टॉपिक जैसा है, इसके अंदर समेशन एफ एक्स भी जीरो होगा, समेशन एफ वाई भी जीरो होगा, जैसा बिल्कुल पहले टॉपिक में हो रहा था। बस फर्क क्या है, यहां हम फोर्स के लिए वर्ड यूज करेंगे टेंशन का। जब रोप के सवाल होते हैं, स्ट्रिंग्स के सवाल होते हैं, रस्सी के, तो वहां वर्ड यूज किया जाता है फोर्स की जगह। आवाज सही आ रही है? टेंशन। अगर एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगी थ्रू आउट दी स्ट्रिंग। अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसके अंदर खिंचाव नहीं हो सकता, जैसे रबर बैंड होता है, वो नहीं होता हमारे पास। क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर मैंने आपको पहले कहा था, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन लगा के सॉल्व करते हैं, जैसे हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। सही। तो अभी एक स्ट्रिंग है, अगर लिखा हो टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, इसका मतलब एक स्ट्रिंग में टेंशन अलग है, यानी कि मैं इसको अलग टेंशन लूंगा, इसको अलग टेंशन लूंगा। सही। T1 T2 कह दूंगा मैं। पहली बात, सम हमेशा क्या होगा, सम हमेशा बराबर होगा जीरो के, यानी कि हॉरिजॉन्टल का सम भी जीरो है, वर्टिकल का सम भी जीरो है। तो अभी क्या है, अभी लिखा हुआ है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एक ही टी यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, यहां जो पार्टिकल है वो है आर। इस केस के अंदर कभी भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पार्टिकल आर है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये हवा में हैंग हो रहा है। अगर रिंग, स्मूथ रिंग अगर किसी सरफेस पे प्लेस होती तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आता है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब यही है, वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को टच करने से आए, कांटेक्ट से आए। तो अभी तो आर हमारा हवा में है, तो इस केस के अंदर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता ही नहीं है। क्या होता है? सिर्फ बेचारा वेट होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। वेट कितना है? 8.5। फिर बात, टेंशन जो आएगी उसका एरो किधर बनेगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कंपोनेंट्स डिसाइड करेगा। उसका आसान तरीका है, टेंशन हमेशा अपोज करेगी, दूसरी तरफ जाएगी जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट से रिजॉल्व हो रहा है। मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ रिंग से, आर से, ये रही रिंग। तो यहाँ जो हमारी टेंशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो इसके अपोजिट बनेगी, मतलब एरो उसकी तरफ नहीं आएगी, उससे ऑपोजिट जाएगी। तो इसके कॉम्पोनेंट्स आ गए, जैसा पहले टॉपिक में हमने किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। बस फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। टी का वर्ड यूज होगा, टी एक है कि दो है, T1 है कि T2 है, वो आपको बताएगा एक स्ट्रिंग है कि दो स्ट्रिंग। ये हो जाएगा साथ वाला टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगले की बारी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, और ये आ जाएगा टी कॉस थीटा। देख लो पहले जरा, जैसे अगला सवाल था उसमें लिखा है ना टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो खुद ब खुद T1 T2 हो जाएगा। ब्रेक तो ऐसे ही होगा, एंगल के साथ वाला कॉस पे, एंगल के सामने वाला साइन, साथ वाला कॉस होने से। यार नेट का मसला हो रहा है इधर। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली। तो मुझे पता है कि 15.5 हॉरिजॉन्टल है, ये किसके बराबर है? टी कॉस थीटा के, इसके बराबर है, और टी साइन थीटा इसके बराबर है, प्लस टी साइन थीटा। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। समेशन एफ वाई ऊपर की तरफ है, ये भी जीरो होगा। ऊपर की तरफ है टी साइन थीटा, नीचे की तरफ है टी कॉस थीटा माइनस 8.5। अब क्या करें? अब मैं पहले लिख रहा हूं इक्वेशन 1, टी साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15.5। फिर दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ टी साइन थीटा माइनस, इसको मैंने वहाँ भेज दिया,
माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 8.5। मुझे एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस केस में, और एलिमिनेशन ही लगा रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया 15.5 माइनस 8.57, और t साइन थीटा जो कि शो करना था, क्या मिस्टेक हुई है, t साइन थीटा प्लस t को, अच्छा सॉरी ये प्लस है, अब सही है। ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये आ गया टी साइन थीटा की वैल्यू। अभी शो ही करना है टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। वर्किंग समझ में आई? फिर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, हम इसमें कर देते हैं 15.5 इज इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस 12, तो ये आ गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15.5 माइनस 12, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15.5 माइनस 12 3.5। ये भी हमारा शो हो गया। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी, इसे इक्वेशन ए कह दो, इसे इक्वेशन बी कह दो, क्योंकि 1 2 हम ऑलरेडी कह चुके हैं। डिवाइड इक्वेशन ए, साइन वाली को ऊपर रखो, बाय कॉस वाली से डिवाइड कर दो। याद है हार्मोनिक फॉर्म में भी यही किया था, पहले टॉपिक में भी यही किया था। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 3.5, टेन थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7, थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट 10 24 डिवाइड बाई 7, 73.7, 73.7, ये आपका आंसर आ गया। तीनों चीज़ आपने निकाल ली। अब कुछ पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन समझ में आया? यामीन, स्ट्रिंग वाले सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं पहले टॉपिक जैसे, बस फर्क क्या, आपको ख्याल किन बातों का रखना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको ये बताया होगा पहले टॉपिक जब हम कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बात बोली होगी कि पहले टॉपिक के अंदर वो कंप्लीट नहीं होता, वो इस टॉपिक के बाद कंप्लीट होता है पहला टॉपिक भी, कि फर्स्ट टॉपिक में कुछ चीज इस टॉपिक की आ जाएंगी। तो बस ख्याल कर रखना है, एक स्ट्रिंग है कि दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है तो ये काम टी में होगा, दो स्ट्रिंग है तो T1 T2 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज का ख्याल कर रखना है कि ये जो टेंशन की डायरेक्शन है, जो एरो है वो किधर बने, याद रखना वो हमेशा पार्टिकल को अपोज करेगा। अपोज का मतलब होता है जैसे ये अगर रिंग है और यहाँ से फोर्स निकल रही है, तो ये नहीं हो सकता, ये टुवर्ड्स दी, ये हो गया उसकी तरफ आना। याद है हमने वेक्टर्स में पढ़ा था डाइवर्ज और कन्वर्ज, वही कॉन्सेप्ट है कि डाइवर्ज होगा इस केस के अंदर हमेशा, कन्वर्ज नहीं हो सकता। ये तो हमने पहले टॉपिक में भी किया था यार, और हमने उसमें भी किया था, किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में, हार्मोनिक फॉर्म में। और ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये इस तरीका समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, आप टी साइन, टी को सब्जेक्ट बना लो 12 अपॉन साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन से टी को सब्जेक्ट बना लो 3.5 अपॉन कॉस थीटा, और दोनों को इक्वेट कर दो, ऐसे कर दो।
सब एक ही तो है, केस कहाँ है, मतलब मैंने बना दिए केसेस। एक सवाल और, ताकि आपको पता रहे कि फर्क क्या है इसमें और इसमें। पहली बात, ये चीज और ये चीज एक ही है मेरे भाई। कैसे? ये देखो, इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर आप अपना पेज को टर्न करके देखो तो आपको नजर आएगा ये चीज, ये आर आ गया। सही, इसी डायग्राम को हॉरिजॉन्टल ऐसे कर लो तो आपको नजर आएगा कि ये वाला सवाल और ये एक्चुअल में एक ही है। बस फर्क क्या है, यहां पर उसने मेंशन कर दिया टू लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अलग से, आप भी दो डायग्राम पे काम करना। उसका रीजन बताता हूँ। एक तो ये पार्टिकल आ गया, किसी को भी T1 ले लो, किसी को भी T2 ले लो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसे ले लेता हूँ T1, इसे ले लेते हैं T2। अब इसको ब्रेक करेंगे। सर एंगल ही नहीं है, एंगल है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल हम कह देते हैं, इस एंगल को हम कह देते हैं x। ये हो गया। सर ये x कहाँ से आएगा, अभी आ जाएगा, सबर तो करो। ये हो गया T1 cos x, ये हो गया T1 sin x। दो T1 क्यों लिए, इसकी वजह से, ठीक है ना। अब इसकी बारी, T2 की बारी। T2 सर इसका भी एंगल नहीं है, उसको x लिया था, इसको क्या लेते हैं y। T2 sin y, मैंने फोर्स की डायग्राम बनाई, T2 cos y, ये रहा y। अब आप खुद बताओ, ये अगर x है तो ये वाला भी तो x होगा कि नहीं होगा, z बन रहा है। ये अगर y है तो ये वाला, लो जी, ये वाला भी क्या होगा, y होगा कि नहीं होगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाई ब्लू से, ये फोर्सेस की है। इस पे आप फोर्सेस रिजॉल्व करोगे और इस पे आप एंगल की वर्किंग करोगे। कैसे, देखना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ये निकाल रहा हूं मैं, ये मेरा x है। पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 2.6 का स्क्वायर, सुन लेना, 1 का स्क्वायर माइनस करा, अंडर रूट लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 2.4। ये है मेरा y, मतलब ये और ये काम हो रहा था नीचे। आप चाहो तो एक ही पे कर सकते हो, लेकिन एक पे मैं एडवाइस नहीं करता। ऐसा ना हो कि आप फोर्सेस में डिस्टेंस ले आओ। फोर्स अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। 1.2 मीटर डिस्टेंस है, मतलब 1.25, सॉरी 1.25 मीटर डिस्टेंस है, 1.25 टेंशन नहीं है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप डिस्टेंस वाली डायग्राम को अलग रखो, जिससे आप एंगल निकाल रहे हो। 1.25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ये आ गया 0.75। मैं एंगल नहीं निकालूंगा हमेशा, मैं हमेशा एंगल के रेशियोज निकालूंगा। साइन एक्स आ गया मेरे पास 1/2.4, और कॉस एक्स मेरे पास आ गया 2.4/2.6। जनरली 5/13, आप 4/5 ऐसे ही होता है। 1/2.4, 5 सॉरी 2.6, ये आ गया 5/13, तो ये आ जाएगा 12/13। एक वर्किंग ये हो गई हमारी। मतलब आप चाहो तो आप एंगल निकाल सकते हो, लेकिन अगेन वही बात, ना निकालो तो बेहतर है। फिर इसकी बारी, साइन वाई आ जाएगा आपके पास 1/0.75, 1/0.75 नहीं, 1/1.25, और कॉस वाई आ जाएगा 0.75/1.25। ये होता है 4/5, और ये होगा 3/5। क्या ये वर्किंग समझ में आई?
सिर्फ रेशियोज लगे हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा, रेशियोज लगे। मैं एंगल निकालना प्रेफर नहीं करता, आपको एंगल निकालना, आप एंगल निकाल सकते हो। अब वापस से आएंगे, वो ऊपर वाली डायग्राम एंगल के लिए यूज करी गई, नीचे वाली डायग्राम फोर्सेस के लिए यूज करी गई। होगा क्या, जो हमेशा होता है स्ट्रिंग के सवाल में, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा T2 cos y इज इक्वल टू टी, अभी एक फोर्स बाकी है इस पे, दोनों बराबर है भाई, दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और कुछ है ही नहीं, स्ट्रिंग मूव नहीं करती। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऊपर जाऊंगा और मैं cos y की वैल्यू उठाऊंगा 3/5, और मैं cos x के, अब मैं एंगल में नहीं गया, मैं बच गया, यहाँ से cos x आया 12/30, कुछ समझ में आया, 12 × 5 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास T2 आ गया 20 किसी को भी सब्जेक्ट बना लो, लेकिन इसमें एक फोर्स और थी, वो कौन थी, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता, स्ट्रिंग हवा में हैंग हुई है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 1.05, इसका मास है, तो ये आ गया 10.5 न्यूटन वेट। सही कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब यहाँ से T2 का सब्जेक्ट बना लेते हैं, T2 आ जाएगा T1 12/13 इंटू 5/3, 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3, T2 मेरे पास आ गया 20/13 T1। अच्छा, अब हम जाएंगे किसके पास, समेशन एफ वाई के पास, ये भी 0 है। इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसकी इक्वेशन बनी T1 sin x प्लस T2 sin y इज इक्वल टू 10.5। सही है भाई। अब मैं वापस जाऊंगा sin x के पास, sin x की वैल्यू उठा लूंगा 5/13, 5/13, T2 की वैल्यू उठा लूंगा, सॉरी sin y की वैल्यू उठा लूंगा 4/5 इज इक्वल टू 10.5। अब मैं T2 की जगह क्या करूंगा, 5/13, T2 की जगह ये उठा के रख दूंगा, अब एक साथ कैलकुलेटर में लिखो 5/13, जैसे मैं कह रहा हूँ 5/13 प्लस 20/13 इंटू 4/5, मतलब ये दोनों T1 है, ये अलग से कर दूँ 5/13 T1 प्लस 20 इंटू 4/13 इंटू 5, 16/13 T1, ये आपके पास आ जाएगा 10.5 होता है 21/2, तो आपके पास आ जाएगा 21 T1/13 इज इक्वल टू 21/2, T1 आपके पास आ गया 6.5 न्यूटन। T1 कौन था, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स AP, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग AP आपके पास आ गई 6.5, और T2 कैसे आ जाएगा, T2 आ जाएगा, बस वर्किंग ज़्यादा होती है इन सवालों की, होते आसान है। T2 आ जाएगा 20/13, T1 6.5, तो T2 आपके पास आ गया 10 न्यूटन, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग PB 10 है।
ये हो गया सवाल, पूछो अगर कुछ समझ में नहीं आया। आपकी मर्जी थी, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप ये भी कर सकते थे कि इधर ही T1 बनाते, इधर T2 बनाते, और इसी के साथ साथ आप फोर्सेस भी बना लेते। आप ये वाली डायग्राम ना बनाते, वो आपके ऊपर है भाई, आपको जैसे समझ में आए। फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों का सम निकाल के जीरो से इक्वेट करना है, क्योंकि स्ट्रिंग के सवाल में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दो इक्वेशंस बनने के बाद ये भी आपके पास चॉइस है कि सर मैं एंगल निकाल के करूंगा, क्योंकि एंगल तो पहले ही मिल जाता आपको, साइन x इज इक्वल टू 1/2.6, यहाँ से एंगल निकाल लो। लेकिन एंगल निकालना मैं प्रेफर नहीं करता। जैसे यहाँ लिखा है शो द टेंशन इन द स्ट्रिंग P इज 20। अब यहाँ एक एग्जैक्ट वैल्यू शो करनी है। जब एग्जैक्ट वैल्यू शो करनी है तो फिर अगर आपकी आदत नहीं है इस वर्किंग की अगर आपकी आदत नहीं है तो आप फंस जाओगे। अभी तो चलो आप कह सकते हो सर एग्जैक्ट वैल्यू अभी तो नहीं है, हम कर ना करें, वो आपके ऊपर है। यासिर भाई समझ में आया? हसन अली खान। कॉपी हो जाए तो बताओ। उस्मान छाप लिया? उस्मान के नोट्स बड़े अच्छे हैं भाई। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।